अच्छा, आवाज नहीं गई होगी। वेलकम बैक। हेलो हेलो हेलो। चलो भैया, शुरू करते हैं। लेट अच्छा, लेट्स किल लगे। ओके, किसको मारना है भाई? हमें बस हाँ, लास्ट में यार कुछ दिक्कत थी। कोई बात नहीं, लास्ट के 10 मिनट थी तो मैं वो चीज़ दोबारा बता दूंगा। मैग्नेटिक, मैं यहाँ पे पहुंचा था जब वो लटकने लग गया था, तो मैं यहाँ पे पहुंचा था मैग्नेटिक मोमेंट पर। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हाय, लेट ओपी है? लेट नहीं हूं मैं, टाइम पे आया था। मैं वेट कर रहा था, तुम कुछ लिखो तो सही, कुछ लिख ही नहीं रहे थे, है ना? चलिए जी, शुरू करते हैं। अब तक जो पढ़ाया था पिछली क्लास में सब समझ में आया क्या? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता छोड़ दो। ओके ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं। ओके, हम पहुंचे थे यहां तक, तो इसको ले लेते हैं। बट पहले थोड़ा सा इरेज करेंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे। देखो भाई, रेड सेलेक्ट हो गया है। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाली कहानी हमने यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर पे लगा के सीख ली थी। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब जो एक चीज पूछा जाता है आपसे, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एन, n+2। और इसको लिखा जाता है बोर मैग्नेटॉन में। इसमें बोर मैग्नेटॉन इस तरीके से BM लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, यहां पे n क्या है भैया? ये जो आप n देख रहे हो, ये जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह मत समझ जाना। ये जो n है ना, ये वाला n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो n है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालेंगे उसकी चिंता आप मत करिए, मैं समझाऊंगा पूरी तरह से। आप बस इस पर फोकस रखें अपने आप को, कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गए, तो हम उस एटम का, उस सिस्टम का, वो हो सकता हो आयन हो सकता है वो कंपाउंड हो, ठीक है, तो उन सब में हम क्या निकाल सकते हैं? उनके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे समझो कि किसी आयन, किसी एटम के अंदर का अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है, तो हम उस एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं थोड़ा सा इसमें, एक नई स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूं। ओके, यहाँ पे एक नया ऐड करना है हमें। देखते हैं नया कहाँ पे है स्लाइड। हाँ, ये है एक। यहाँ पे हम थोड़ा हाँ लिखेंगे अब। चलिए जी, मैग्नेटिक मोमेंट वाली कहानी को पूरी पूरी तरह से मैं यहाँ पे समझाने चल रहा हूँ। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम क्रोमियम के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं भैया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लिखते हैं इस तरीके से 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से लिखते हैं। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1s2 2s2, फिर लिखते हैं 2p6, इसके बाद क्या लिखते हैं? 3s2, फिर लिखते हैं 3p6। ये चीज लिखते हैं क्या? फिर हम लिख देते हैं 4s1, और इसके बाद क्या लिखते हैं? 3d5। बोलो, ये लिखते हैं क्या? ये चीज जो मैंने लिखी है वो सही है क्या? हाँ भाई, ये चीज क्या है? सही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या पेयर्ड है? ये एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को तो पेयर्ड बोलते हैं। ऑर्बिटल मतलब रूम, कमरा, ठीक है। वहां पे 2 लोग इस तरीके से हैं तो क्या बोला जाएगा? वो पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड है। तो ऑर्बिटल में पेयर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या था? एक ही रूम है। एस के अंदर एक ही रूम है, वहां पे 2 लोग हैं। और यहाँ पी के अंदर क्या है? 3 रूम होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं। उन तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये सारे के सारे पेयर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं निकला। यहाँ देखो, ये भाई साहब भी पेयर्ड है और ये भाई साहब भी पेयर्ड है। तो यहाँ पे देख लो पेयरिंग इतनी ज्यादा हो रखी है।
अब आता है अनपेयर्ड की कहानी। अनपेयर्ड की कहानी क्या है? 4s1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4s नाम का जो कमरा है, रूम है, वहां पे सिर्फ इकलौता आदमी एक रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे देखो डी के अंदर भैया 5 कमरे हैं, 5 ऑर्बिटल, और सब ऑर्बिटल में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ये किसने बताया? अब समझ में आ रहा होगा, ये हुंड बाबा ने बताया था, ठीक है। हुंड ने क्या बताया था कि डी के अंदर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, जब आप ऐसा रखोगे तब वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आएगी, वजह से ये कहानी बनी थी। दूसरी चीज यहां पे क्या है, हाफ फील्ड था, और हाफ फील्ड है तो उसके लिए हाफ मतलब स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अच्छी बात होगी हमारे लिए। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस क्रोमियम के अंदर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? सारे लोग लिख करके बताएंगे, सारे लोग लिख करके बताएंगे। बोले कितने हैं भैया? ये एक एस वाले, 5 किसके? ये डी वाले। टोटल कितने हो गए बोलो? टोटल यहां पे 6 हो गए। तो n इज इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा भैया? 6। तो ये क्या मिला? क्रोमियम के अंदर का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। अब आपसे पूछा क्या गया था? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन हो गया ये n+2, तो 6+2। इसको लिखते किसमें है? यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। तो आप बताएं, कैलकुलेशन करें कितना आएगा? अरे इतना तो सीखा होगा भाई, कर लो, कितना आएगा? 48 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल भी आपके पेपर में आ चुके हैं और भविष्य में ये चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कैलकुलेट करके आप लिख लेना कितना आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या? ऐसे ही मैं आपसे अब एक सवाल पूछूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीजों में, क्या है देख लो भैया। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताइए कि जो क्रोमियम+2 आयन है, ध्यान से समझना, क्रोमियम+2 आयन है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होंगे पहले तो ये बताइए, और इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पर चर्चा करिए। चलिए बताइए, कैलकुलेट करना शुरू करिए। मैंने बताया क्रोमियम+2, मैंने प्लस की कहानी यहां नहीं बताई है, सर ने आपको बता रखी है कि जब किसी सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब वो सिस्टम को छोड़कर जाता है तो उस सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। या इसको इस तरीके से कह लो, जो क्रोमियम है, जो एटम है, वो न्यूट्रल है, वहां पे टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है और 24 ही प्रोटॉन है। अगर तुम क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो प्रोटॉन के नंबर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन है और 24 प्रोटॉन है, तो वो 2 प्लस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है कि क्रोमियम की खोपड़ी पे +2 लगा दो। क्या आपको ये बात समझ में आई? यहां पे +2 के केस में बताइए एन की वैल्यू क्या होगी और बोर मैग्नेटॉन यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे mm की वैल्यू क्या आ रही होगी? कैलकुलेट करिए, बताइए। चलें जी, हाँ ओके, जवाब आना शुरू हो गया। चलिए जी देख लेते हैं। क्रोमियम+2 बोला गया है मेरे भाई, क्रोमियम+2 मतलब हुआ। अच्छा एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन निकलता कहां से है ये बताओ। पहले पहले तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे किधर से? क्या मैं इस 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन गायब करूं, क्या मैं 2s2 का गायब करूं, या इसका इसका इसका, या इनके इलेक्ट्रॉन गायब करूं, या इनके इलेक्ट्रॉन गायब करूं? पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? ये पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बताओ बताओ। चलो जी बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन इनमें से कहां से निकालूंगा मैं? ये मान लो भैया हमारा क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम का ये न्यूक्लियस है, और हमने क्या किया, इस पे एनर्जी डालने की कोशिश की। ये मान लीजिए, ये हमने क्या बनाए हुए? सेल बनाए हुए। तो जो ये हमने सेल दिखाए हैं, इसमें मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये वाला जो है n=4 है, अंदर वाले मैंने बनाए नहीं है। अब ये n=3 है, ठीक है, ये n=4 है, और नीचे हमने अंदर बनाया हुआ n=3 है, और ये क्रोमियम है, ये मान लीजिए, और अंदर क्या है? n=1 और 2, वो चीज हमने दिखाई नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे एनर्जी डालूंगा तो कहां का इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा? n=4 का या n=3 का? n=3 का या n=4 का? मैं पहला इलेक्ट्रॉन किसका निकालूं ये बता दो बस। कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि आउटर ऑर्बिट का। हाँ भैया जवाब सही है। अरे यार, एक एटम है, एटम पर तुम एनर्जी डालोगे तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसी से तो उस एनर्जी की मुलाकात पहले होगी, और वही का इलेक्ट्रॉन जंप करके जब उस एटम को छोड़कर इन्फिनिटी तक जाता है तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनता है। यही चीज तो हमें यहां पे करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये एनर्जी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन n=4 से निकलेगा।
कहां से निकलेगा, n इक्वल टू 4 से निकलेगा। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। अच्छा चलिए जी लिख लेते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे कि आप 4s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ठीक है। उसके आगे जो कहानी लिखी थी वो है कौन सा वाला, ये डॉट किसको बता रहे, इन सबको, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, 2, क्योंकि 2+ लिखा है। तो यहां पे अब निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3d4 बनेगा। क्या बनेगा, 3d4। तो एक्चुअल अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2+ बना वो हो गया भैया ये हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ आई कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, आउटर से। आउटर मतलब 4s वाला निकाला, बाद में हमने 3d वाला निकाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से निकलेंगे। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भैया 4 है, क्योंकि हुंड बाबा ने क्या बोला, पेयरिंग तब तक मत कराना सबको। यहां पे ये हुंड का कहना क्या है, हुंड किसके सपोर्टर है, अकेले रहने वालों के, साथ में रहने वालों के सपोर्टर नहीं है। समझ रहे हो ना तुम, ओके। तो यहां से कुल मिला के आपको ये लाइन समझ में आई, समझ में आ रहा हो तो हाँ लिखिए भाई। n इक्वल टू 4 आया। अब मुझे बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अब फॉर्मूला यूज करना आपको आता है, क्या लिखोगे, √4 4 + 2 और क्या ये हो गया भैया, बोर मैग्नेट्रॉन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्रोमियम +2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं इसी तरीके से आपसे कॉपर का क्वेश्चन पूछ दूं तो बता दोगे क्या, शायद बता ले जाओगे, है ना, क्योंकि यही तो तरीका अपनाना है भाई। खाली ये देखो कहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो चीज लिख दो। कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ लेगा कि भैया Cr+2 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, बोलो ये लिख के बताओ, तो ये लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये चीज कैलकुलेट करना, वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई हूं, है ना, ओके। अब आपको मैंने ये चीज समझा दी, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ओके अब हम आ चुके हैं यहाँ, पीछे थे ना। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड सबसेल्स। अब हमने जो ये कहानी सुनाई थी, हमने जो ये कहानी सुनाई थी कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होता है। अब जवाब देना है क्यों होता है ना भाई, अब जवाब देना है क्यों होता है। अब ऐसे हमने कह दिया और अब मान जाओ, इतने भी आप हमारे मानने वाले तो हो नहीं। अभी हम क्या करेंगे, जो बोलेंगे उन पर सवाल उठाओ। अच्छी बात है, यही साइंस सोचने का अच्छा तरीका है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड की कहानी सुनो, कहानी सुनो भाई कि ये क्यों स्टेबल है। देखना यहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आखिरकार अकेले रहने वाले लोग धरती पे ज्यादा खुश क्यों, क्या अकेले रहने वाले ज्यादा खुश क्यों हैं, बल्कि वो पेयरिंग में रहेंगे, ज्यादा दुख तकलीफ होगी, उनकी जिंदगी भी झेलनी पड़ेगी, है ना। चलिए जी पहली चीज प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। क्या लिखा गया है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चीज है सर, समझ में नहीं आया, बैक ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक कुछ आगे का बताएंगे नहीं। देखो भाई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से खोपड़े में जल्दी घुसता है। ले लेते हैं, यहां पे मान लीजिए हमने ले लिया है यही क्रोमियम, ले लेते हैं भाई, क्रोमियम ले लेते हैं। आखिर हमने 3d5 क्यों किया वही देख लेते हैं ना। 1 2 3 और ये रहा भैया 4। ओके जी ठीक, ये है हमारा क्रोमियम का 3d5। आखिरकार हमने इसको 3d5 क्यों बनाया, यही मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो जब आप 3d5 करोगे और हुंड बाबा की कहानी मानोगे तो क्या कहोगे, भैया ये देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है, सब में क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। ओके सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। अब आप देखो भाई, यही मैं सोचना सर आपने इसकी मुंडी ऊपर क्यों की है, नीचे क्यों नहीं कर दिया। अरे आप नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिलना चाहिए, वो यार मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर। मैंने ये थोड़ा सा ठीक लगता है अपॉर्ड दिखाना जिंदगी में अपने आप को, ठीक है, इस वजह से मैंने लिख रखा है। तो इलेक्ट्रॉन को यार थोड़ी इज्जत बख्श देते हैं हम लोग भी, ओके। तो 3d5 में ये चीज लिखी है। अब देखो ये 5 चीजें एक साथ दिख रही हैं, हमारे पास 5 कमरे हैं और 5 कमरे में एक एक लोग बैठे हुए, और कोई बाहर से निरीक्षण करने आया, देखने आया, ऑब्जर्व करने आया, तो आते वक्त देखा हाँ इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, उसको लगे यार 5 कमरे थे, सिमेट्रिकली लोग अरेंज्ड हैं, ये एक अच्छा नेचर है किसी इंसान का। सेम कहानी इधर भी है कि भाई जब वो क्या है सिमेट्रिकली अरेंज होते, इस पूरी दुनिया में हर सिस्टम,
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्या पसंद करता है? सिमेट्रिकली रहना पसंद करता है। ठीक है, एक जगह ज्यादा भीड़ भाड़ करके रहना पसंद नहीं करता कोई भी। कहां रहना पसंद करेगा? इस तरीके से रहना पसंद करेगा, सिमेट्रिकली दिखना पसंद करेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आ चुकी होगी। तो ये क्या बोला जाता है कि यार सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वो चीज जो है स्टेबल होती है। क्या लिखा गया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ऐसा नहीं किया कि एक रूम में 2 को बंद कर दिया और एक रूम को खाली छोड़ दिया, हमने ऐसा नहीं किया। सिमेट्रिकली अरेंज किया, इस वजह से ये स्टेबल होगी। कौन? ये वाला हाफ फील्ड। कौन सा भैया? ये वाला हाफ फील्ड। इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। ये वाला हाफ फील्ड इसी वजह से स्टेबल होगा। अब अगला देखो, एक्सचेंज एनर्जी आती है अगली चीज। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी आती है, ध्यान समझना। अब एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, पर एक्सचेंज शब्द पे अपने आप को फोकस्ड रखिए। एक्सचेंज मतलब क्या करना है? 2 लोगों को बदल देना, इंटरचेंज करना है। तो यहां पे हम इंटरचेंज करने वाले हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। उसके लिए मैंने एग्जांपल बना रखे हैं, यहां पे आप ज्यादा अच्छे समझोगे। हाफ फील्ड वाली चीज यहां पे देखेंगे भाई। हाफ फील्ड वाली चीज देखो, एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे देखो ध्यान से, 2 3 4 5, इस तरीके से हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जो मैंने यहां पे लिखा है वही चीज मैं यहां पे लिख के समझाने चल रहा हूं। अब 5 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मामला ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझाना है एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। तो समझना होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक कमरे में जिसमें रह रहा था उसमें से उछल कूद मचा के वो दूसरे कमरे में जाएगा। अगर वो दूसरे कमरे में जाएगा, क्योंकि सिस्टम को सिमेट्रिकल रहना है, तो वो वाला उठ करके उसके कमरे में आ जाएगा, फिर से सिस्टम ठीक लगने लग जाएगा। तो ये जो उछल कूद मच रही है ना, इस उछल कूद को हम बोलते हैं एक्सचेंज होना। ठीक है, और जो हमने ये उछल कूद मचाया है, अब क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को मजा आ रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। और अगर कोई चीज स्टेबल हो रही है तो वो क्या करती है? एनर्जी निकाल देती है अपने अंदर से। अपने अंदर से क्या निकाल देती है? एनर्जी निकाल देती है। तो जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है उस इलेक्ट्रॉन के खुश होने की वजह से, एक जगह से दूसरे जगह पर रिप्लेस होने की वजह से, उसको हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और यहां पे एक्सचेंज एनर्जी हाईएस्ट दिखने वाली है। कैसे दिखेगी वो भी दिखाऊंगा। देखो, देखना भाई ध्यान से। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता हूं, जो ये लिखा गया है, मान लीजिए एक ने यहां पे लिखा है प्रताप कुमार रॉय ने कि भैया एक्सचेंजर है, तो इसका नाम रख देते हैं प्रताप, का नाम रख देते हैं। अब जो ये प्रताप है वो क्या कर रहा है? कहां कहां जा सकता है, हमें वही पॉसिबिलिटीज देखनी है। यहां अपने कमरे में तो बैठा हुआ है, उसमें एक्सचेंज तो हो नहीं सकता, उधर ही अकेले है। ओके, अब देखो यहां से वो यहां आ सकता है, ठीक है, एक्सचेंज कर सकता है। मतलब ये यहां जाएगा तो ये वाला यहां आ सकता है। ये अगर ये कूद के यहां आएगा तो ये वाली चीज यहां आ सकती। सिमिलरली अगर ये यहां आएगा तो ये वाली चीज यहां आ सकती। ये वाली चीज यहां गई है तो ये वाली चीज यहां आ सकती है। मतलब कि प्रताप को अगर हमने फ्री कर दिया भाई, तो इस तरीके से उछल कूद मचा ले, तो क्या करेगा? प्रताप घूम के 4 कमरे में जाएगा। एक कमरे में खुद बैठा है, बाकी 4 में क्या करेगा? लोगों के साथ एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? लोगों के साथ एक्सचेंज करेगा। और उसको क्या मिलेगी? बहुत खुशी। ये काम मैं एक तरफ से समझाने चल रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आएगी? ओके भाई, अब अगला देखो। अभी क्या हुआ था? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे एक्सचेंज हुआ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। चेंज क्या है वो देख लो भाई, कहानी में चेंज लाएंगे। अब दूसरे वाले का नाम पकड़ते हैं भाई, किसी का यहाँ पे नाम लिखा है अनुराग, ठीक है भाई। अनुराग को देखो, अनुराग को देखो। अब ये इसका नाम अनुराग है भाई। भाई प्रताप वाले पे चर्चा हो चुकी है, अब चर्चा किस पे है? अनुराग पे। अब ये अनुराग भाई साहब क्या करेंगे वो देखना। जो ये अनुराग है वो क्या करेगा? पीछे वाले के साथ तो यहीं पे एक्सचेंज हो चुका था। अब देखो क्या होगा, वो यहां पे जा सकता है, वो यहां पे जा सकता है, वो यहां पे जा सकता है। मतलब समझ रहे, वो 3 जगह जा सकता है। वो कहां जा सकता है भैया? वो 3 जगह पे जा सकता है। तो अनुराग कूद के कहां गया? 3 जगह गया, अलग अलग। तो इसको लिखेंगे कि ये 3 एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है? ये 3 एक्सचेंज कर सकता है, ये 3 एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन प्रताप भाई साहब 4 एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रताप भाई साहब क्या कर सकते हैं? 4 एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपकी खोपड़ी में उतर रही है क्या? ठीक है, यहां पे जो मैंने बनाया है वो चीज यहां पे बनाई गई है, इसलिए इसको हटा रहा हूं, कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि आपके नोट्स मिले ना तो उसमें कूड़ा कबाड़ा ना हो कि नहीं सर सब भर के दे देते हो आप। ओके, अच्छा जी, ये कूद के आ गए। अब एक्सचेंज हो गया अनुराग का। अब अगला हो, अनुराग के बाद एक किसी और को पकड़ते हैं।
देखते हैं कौन चाहेगा भाई किसका नाम मेंशन हो यहाँ पे, कौन चाहेगा यहाँ पे, आर्यन चाह रहा, ठीक है भाई आर्यन देख लो, यहाँ पे पहले वाले का हो चुका, दूसरे वाले का कर्मकांड हो चुका, आ गए तीसरे पर। तीसरा वाला क्या करेगा, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है, मतलब क्या हुआ कि जो आर्यन था वो आर्यन अब 2 एक्सचेंज कर सकता है, कितने 2 एक्सचेंज कर सकता है आर्यन जो है। अब देखो अगला लेते हैं, अगला किसका नाम ले लें, साहिल, ठीक है भाई साहिल तू देख ले हीरो, साहिल, ओके। साहिल का एक्सचेंज कहां से होगा, 3 तक तो हो ही चुका था, अब आते हैं चौथे पे, गलत जगह आ गए, यहां पे तो 3 तक हो चुका था, चौथे पाए वो सिर्फ 1 एक्सचेंज कर सकता है, तो साहिल जो है सिर्फ 1 एक्सचेंज कर देगा, ठीक है एक्सचेंज, ये भाई एक्स नहीं लिखा है, ये एक्सचेंज है, ओके। भाई तुम सोच रहे हो फील लेने लग गए इधर, ओके भाई देखो क्या हुआ, इतनी ही पॉसिबिलिटी थी या इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल है, क्या इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल है, चलो एक का नाम और उठाता है, भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन लग रहा है ना, आपने एक्सचेंज नहीं करा, चलो किसी का नाम ले लेते हैं भाई, ओके ओके, किसी का नाम सौम्या, किसी का नाम है, चलो सौम्या ले लेते हैं, लेकिन सौम्या यहाँ देखो, सौम्या के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला भाई, क्यों, क्योंकि सबके साथ यहाँ देखो सबके साथ एक्सचेंज हो चुका है, इस वाले इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबके साथ एक्सचेंज हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको हटा देते हैं, तो जितने एक्सचेंज पॉसिबल थे वो भैया इतने ही हैं जितने दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ, गिनती आती है तो जोड़ के बताओ क्या होगा, ये प्रताप ने 4 करे थे, अनुराग ने 3 करे थे, आर्यन ने 2 करे थे, साहिल ने 1 करे, तो 4 3 7 2 कितने हो गए, 9 1 10, यहाँ पे टोटल 10 एक्सचेंज, कितने भैया, यहाँ पे टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबल, 10 एक्सचेंज पॉसिबल, और जब ये 10 एक्सचेंज होंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी मेरे भाई तो वो चीज स्टेबल हो रहा होगा, इस वजह से बोला जाएगा कि जो ये आप हाफ फील्ड देख रहे हो ना, जो ये आप D5 सिस्टम देख रहे हो वो क्या होगा, एक्सचेंज की वजह से स्टेबल होगा, क्या होगा, एक्सचेंज की वजह से स्टेबल होगा। इतना पॉइंट समझ में आया, क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ चुका है, आई होप आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फुली फिल्ड पे। अब क्या है, ये तो हाफ फील्ड की बात कर दी, सेम कहानी हम लगाएंगे कहां पे, फुली फील्ड में। फुली फील्ड में देखो क्या है, फुली फील्ड में पहले क्या करो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अब फॉर्मूले में सेट नहीं हुआ तो क्या करते हैं हम, गलत थोड़ी पढ़ा देंगे, ओके। फुली फील्ड में क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो भाई, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए थे देखो, 5 भर गए, इसके बाद हमने क्या किया, पेयरिंग शुरू करी, देखो पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी पेयरिंग, यहाँ पे भी पेयरिंग, देख रहे हो हर जगह पेयरिंग हो गई, तो इस तरीके से हमें फुली फिल्ड मिल गया, और ये क्या हुआ, D5, ये क्या हुआ, D5, ध्यान से सुनेंगे, D5, ये क्या हुआ, सॉरी D10, यहाँ पे क्या है, D10, तो D10 के केस में यहाँ पे भरा हुआ कुछ इस तरीके से मिलेगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे भाई कि ये वाली चीज आप खुद एक्सप्लेन करने में सक्षम और समझ सकते हैं, कैसे करेंगे, एक जो सीधा है उसको इसके साथ एक्सचेंज कराओ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर जिसका आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उसको एक दूसरे के साथ करा देना। तारुण भाई, क्या लिखा, तारुण नाम है ना, तरुण, तरुण तुम्हारा नाम ले लिया, हो गया, ओके। अब इसमें देखो सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं उसको ज्यादा चर्चा में लाना नहीं चाह रहा हूं, सेम कहानी यही है, बस इसी को 2 2 बार कर देना है। अभी एक एक बार ऐसे जा रहे हो, दूसरी बार इसका उल्टा वाला कार्यक्रम भी आप कर लेना, खुद कर लेना, तो यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे और ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है, अगर यहाँ पे और ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि भैया ये भी क्या है, स्टेबल चीज है, ये भी क्या है, ये देखो ये क्या सिमेट्रिकल है, हाँ सर सिमेट्रिकल दिख रहा है, सारे लोग पेयर्ड दिख रहे हैं, हाँ निश्चित रूप से क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अभी फिलहाल जितना पढ़ा रहा हूं क्या आपको इतनी बात समझ में आई, इसके बाद ना लॉजिकल लर्निंग पे लाएंगे, अभी तो वो कहानी बता रहा हूं जिसकी वजह से स्टेबल है, फिर मैं कहूंगा कि हमने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, वो चीज सुनेंगे, ठीक है। पहले फिलहाल देख लो जो यहां पर लिखा है, क्या वो सारी चीज समझ में आई, अगर आई है भैया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत सही, बहुत सही, धुआंधार एक्सचेंज के नाम बताते जा रहे हैं ये लोग, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट पे अब बुद्धि लगाएंगे, हमने ये बता दिया एक्सचेंज एनर्जी, लेकिन सर वो जो एक्सचेंज वाली कहानी आपने बताई है, 3D5 बनाई है, वो 3D5 तब बना जब इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3D5 में गया था, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल करके जब 3D5 में गया था तब जा करके वो बना था, और इसको हम क्या कहते हैं,
दो कंडीशन हमारे सामने होगी क्रोमियम की, एक होगा ट्रांजिशन, एक विदाउट ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन एक विदाउट ट्रांजिशन। देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे, पहले समझो, नहीं तो कई लोगों को तो यही समझ नहीं आएगा। ट्रांजिशन समझ में आता है क्या? बोलो, ट्रांजिशन समझ में आता है क्या? अच्छा खासा वक्त गुजारा होगा भाई आपने ट्रांजिशन के साथ। जो ये हमारा क्रोमियम है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विदाउट ट्रांजिशन और एक पढ़ेंगे विद ट्रांजिशन। यहां से लॉजिकल लर्निंग होगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अदरवाइज रट्टा दुनिया मार रही, आप भी मार लोगे। ठीक है, क्रोमियम में हम दो कंडीशन लेकर चलेंगे, एक विथ ट्रांजिशन एक विदाउट ट्रांजिशन। जतिन भाई तुम ही बताओ, चलो जतिन भाई बताएंगे यहाँ पे कि ट्रांजिशन क्या होता है। चलिए जी बताइए, ट्रांजिशन क्या होता है, आप बताइए पहले ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, चलिए बताइए। ट्रांजिशन का मतलब सर होता है एक एनर्जी स्टेट को छोड़ करके दूसरे एनर्जी स्टेट में चले जाना, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो चलिए जी पहले विदाउट ट्रांजिशन वाली एक कहानी सुनाता हूं। यहां पे देखो, यहां पे मैं अगर ले लूं, ये हमारा क्रोमियम था ना, क्रोमियम में ये नीचे की तरफ मैं जो बना रहा हूं वो मैं 4s बना रहा हूं, ऊपर की तरफ जो बनाऊंगा वो मैं 3D बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 3D बनाऊंगा। सर आपने इसको नीचे क्यों बनाया, इसको ऊपर क्यों बनाया? मैंने भैया इसको एनर्जी वाइज बनाने की कोशिश। कैसा? एनर्जी वाइज। अब देखो, ध्यान से देखो भाई, अभी आप विदाउट ट्रांजिशन पे फोकस्ड रहेंगे। हमने जो क्रोमियम का निकाला था एकदम शुरू में, नहीं आया, चलिए जी पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं, ये ज्यादा पीछे हो जाएगा, टाइम लगेगा। यहीं पे मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पे मैं दोबारा बता देता हूं, अदरवाइज टाइम लग रहा होगा, आपका वक्त खराब होगा। यहां पे देखेंगे जो हमारा क्रोमियम है ना, एकदम शुरू में मैं जब पढ़ा रहा था वहां पे क्या बोला था मैंने, हम लिखेंगे यहाँ पे 3d4, उससे पहले क्या लिखेंगे 4s2। ठीक, पहले हमने ये बताया था, बाद में मैंने इसको करेक्ट किया था और बताया कि ये होगा 4s1 और 3d5। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई, मैंने क्या बोला है, ध्यान देना, क्या बोला है मैंने, ये जो चीज है ये ट्रांजिशन के पहले की कहानी है, जब ट्रांजिशन नहीं हुआ था। विदाउट ट्रांजिशन वाली चीज ये है, विदाउट ट्रांजिशन वाली चीज ये है। लेकिन जब हम S2 में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर दे देंगे, मतलब S2 का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरे एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलेंगे। तो ये कहानी किसकी? विदाउट ट्रांजिशन की। ये कहानी किसकी? विदाउट ट्रांजिशन की। लेकिन यहां पे क्या हुआ? ट्रांजिशन हो चुका है, तो ये विथ ट्रांजिशन है। इतनी बात समझ में आई है क्या? शायद आ गई होगी। तो ये पुरानी चीज थी, इसको हटाता हूं, कंफ्यूज होना नहीं है, ये पुरानी चीज है भाई, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें यहां पे नए तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, अब आपको शायद बात समझ में आएगी ट्रांजिशन वाला शब्द मैं कह क्यों रहा था। अच्छा, अब देखो, पहले हमने ये बोला था यार S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विदाउट ट्रांजिशन वाले में, और D के अंदर क्या होगा? ये S2 होगा और ये वाला 4 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, और एक कहां पे? यहां पे होगा। तो विदाउट ट्रांजिशन की शकल सूरत कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ यार, कि जो ये आप 3d4 देख रहे हो, यहां पे कितने एक्सचेंज होंगे? यहां पे कितने एक्सचेंज होंगे बताओ? यहां पे आपको नंबर ऑफ एक्सचेंज बताना। सारे लोग दिमाग लगाना शुरू करें, सारे लोग दिमाग लगाना शुरू करें। नंबर ऑफ एक्सचेंज मैं कमेंट में यही देखूंगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं। और दूसरी चीज जो स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये चीज सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। देखो भाई, ये चीज सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये देखो, ये चीज सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, देखो भाई। चलो चलो बताओ, नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पे कितना है 3d4 के केस में? यहां वाले बताओ, इस तरीके से यहां पे एक्सचेंज देख रहे होंगे हम, यहां पे बताओ यार। 3d4 में कह रहा हूं मैं, इस पे बताओ, विथ ट्रांजिशन पे अभी हम नहीं है। पुरानी चीज जिसको हमने गलत साबित करके ये बताया कि 3d5 लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, इसका रीजन अभी समझ आएगा, अभी समझ में आएगा। हमें पता है कि आपने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं होगा, ध्यान देंगे, दोबारा सुनेंगे। जो ये 3d4 लिखा है मेरे भाई, यहां पे देखो, ये एक्सचेंज करके यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। चलिए जी किसी का नाम उठाते हैं, नाम उत्कर्ष आया भाई, यहां पे देखेंगे, नाम उत्कर्ष आया, उत्कर्ष को उठाएंगे, यहां रखेंगे, फिर इसको यहां रखेंगे, उसको उठा के यहां रखेंगे। ठीक है, खाली वाले मत जाना, खाली वाले में यार एक्सचेंज कहां से होगा? सही सोच रहे होंगे सर इसको उठा के यहां भी तो रख सकते हैं। अबे ये एक्सचेंज नहीं हुआ, एक्सचेंज का मतलब मैं तुम्हें एक सेब दूं तो तुम भी मुझे एक सेब दो, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें एक सेब दिया, गिफ्ट दिया, तुम मुझे बैग कुछ नहीं दे रहे हो। ये वाले दोस्त ठीक नहीं होते भाई। ठीक है, एक तरफ से दो, उधर से भी कुछ लो। ये बात समझ में आई क्या?
तो ये वाले का यहां एक्सचेंज मत करा देना जो खाली बैठा है, नहीं 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 नहीं, उसका नहीं मानेंगे। ये गया 3 जगह, तो भैया उत्कर्ष साहब गए थे 3 जगह। चलिए जी, अब अगले वाले को उठाते हैं, अगले वाले का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। ये वाले को हम यहां ले जाएंगे, ये वाले को हम यहां ले जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 2 5। अब ये वाला एक्सचेंज हो चुका, अब इसको देखो, इसको एक्सचेंज करो, इसको यहां ला सकते हो, 1 और हो गया, तो 5 1 6। बहुत सही, बहुत सही, लोगों ने सही जवाब दिए हुए 6। यहां पे मैंने दिखाया कि टोटल 6 एक्सचेंज होंगे। ठीक है, टोटल रहने देते हैं, नहीं नहीं सफाई की जरूरत है। हाँ, टोटल 6 एक्सचेंज होंगे। इतनी छोटी सी बात है, आपको याद तो रहेगी कि एक्सचेंज हमने किस तरीके से बनाया था। नहीं याद रहे तो समझ जाया करो कि ऐसे उसे उठा उठा के रखने होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे एक्सचेंज कर रहे होंगे। ओके, वेरी गुड। देखो, अब पहली बात तो नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए 6, नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पे हो गए 6। दूसरी चीज यार, ये सिमेट्रिकल भी ठीक नहीं यार। जो सिमेट्री हम कहां देखते थे, अनपेयर्ड वाले में 5 भर करके, वो चीज थोड़ी ना यहाँ पे है। ये यार थोड़ा अनसिमेट्रिकल की तरफ हिंट कर रहा है। निश्चित रूप से ये चीज समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अगली चीज देखिए, अब मैं आपको विथ ट्रांजिशन बता रहा हूं, अब मैं आपको विथ ट्रांजिशन बता रहा हूं। शायद ही आपने ये सारी चीजें कभी पढ़ी होंगी, देखेंगे। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं ना, वहां पे एक चीज देखो, वहां पे ये चीज पहले हटा देता हूं। हाँ, ये जो मैंने बनाया, मैं विथ ट्रांजिशन बनाने चल रहा हूं, और ये इससे मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, इतना पार्ट जो है विदाउट है, इसके बाद विथ ट्रांजिशन है। ये क्या है भैया, ये 4s है, ये क्या है 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो, अब मैं ट्रांजिशन करूंगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, एक एनर्जी स्टेट से उठा करके यहां रख दूंगा। सर ये तो ट्रांजिशन नहीं, ये तो एक्सचेंज है जो आप बता रहे हो। बोलो ये सही बोल रहा हूं क्या? अरे नहीं मेरे भाई, एक्सचेंज मतलब एक जगह से उठाया, दूसरे जगह को बदल दिया। ठीक, ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से उठाया, दूसरे जगह जहां खाली है जगह वहां ले जाके रख दिया। एक ट्रांजिशन क्या मतलब, सॉरी दोबारा बोलता हूं, जो हमारा ट्रांजिशन है वहां पे एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे रिप्लेस होना, बस सिंपल सी कहानी। अब यहां पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे हमने 2 भरा हुआ था, अब हम इसको 1 भरेंगे सिर्फ। भाई 1 को हमने ऊपर कर दिया, ऊपर किया तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाओ, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो कि नहीं? और इस तरीके से ये बनेगा 4s1 और ये बन जाएगा भैया 5। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5। अब यार एक बात बताओ, ध्यान देना, अब एक्सचेंज निकालने, नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने, एक्सचेंज तुम इन्हीं में निकालो, इन सबकी एनर्जी सेम है, ये अपने में ऐसे ऐसे एक्सचेंज करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहां पे सर इसके साथ एक्सचेंज करा दो, अरे भाई ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अपने आप को सेम एनर्जी में रखते हुए एक्सचेंज करना है, समझे? नहीं समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? नंबर ऑफ एक्सचेंज की कहानी में पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पे 6 थे, इस वाले केस में यहां पे 6 थे, तो यहां पे जो नंबर ऑफ एक्सचेंज निकलेगा वो भैया 10 होगा। इसके जस्ट पहले ही पढ़ाया था, नंबर ऑफ एक्सचेंज भैया यहां पे 10 होंगे। और यहां पे बताओ, जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाली बात थी, उसमें से ये चीज क्या निकली? सिमेट्री निकली। और जहां पे सिमेट्री होती है वो चीज स्टेबल होती है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ सर, यहां पे सिमेट्री भी है और 10 एक्सचेंज भी है, इसी वजह से ये चीज स्टेबल है, और इसी वजह से ये चीज स्टेबल है। देखो भैया, हमने ट्रांजिशन तो कराया, लेकिन वहां पे 10 एक्सचेंज मिल रहा है और सिमेट्रिकल चीज मिल रहा है, इस वजह से ये चीज स्टेबल है। बोलो आया क्या समझ में? बोलो आया क्या समझ में? अगर समझ में आया तो जय ज्वाला लिखेंगे भाई, सारे लोग जय ज्वाला लिखेंगे कि भाई विथ ट्रांजिशन के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 है और ये चीज सिमेट्रिकल है, ये चीज सिमेट्रिकल है। बोलो भाई समझ आ गया क्या? अब अगली चीज, यहीं तक तो कहानी रुकेगी नहीं, है ना? ये चीज मैंने समझा ली। अब अगला सवाल ध्यान से सुनना, किसी की खोपड़ी किसी से यहां सवाल पूछ रही है चैट में, और वो ये कि सर जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे तो ट्रांजिशन करने में एनर्जी लगती है, जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, यहां से इलेक्ट्रॉन आप यहां ले जा रहे थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आप यहां की तरफ ले जा रहे थे, देखो 2 को जब आप यहां ले जा रहे थे, उस समय ट्रांजिशन करते वक्त क्या एनर्जी लगी थी? हाँ एनर्जी लगती है यार ट्रांजिशन में, एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाने में एनर्जी लगती है। सर वो जो एनर्जी लगी है उसको तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रांजिशन वाली एनर्जी है उसको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा।
उसको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ये बता पाएंगे। बात आपकी एकदम सही है, लेकिन एक बात सोचो, एक ट्रांजिशन लेने के बाद, दोबारा सुनेंगे, एक ट्रांजिशन लेने के बाद जितनी भी एनर्जी खर्च हुई हो, मान लो कोई एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुई हो, अगर मैं उस एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खर्च हुई है उससे ज्यादा ला करके तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम वो काम करना पसंद करोगे कि नहीं? बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इतनी मेहनत कर लो, जहां पे बैठे हो 4S के स्टेट में, तुम आईआईटी में सीधा लैंड करोगे, तो बताओ तुम ये काम करोगे कि नहीं करोगे? मेहनत तो तुम करोगे, ये बात सच है, ट्रांजिशन करवाओगे अपना, तो यार इतनी कराओ कि जो जब ट्रांजिशन हो जाएगा, जब तुम आईआईटी में आ जाओगे, जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो तुम्हें घर के आसपास का इन्वायरमेंट मिलेगा, वो जो तुम्हें फीलिंग मिलेगी, वो जो एनर्जी उस समय निकल रही है आपकी बॉडी से आपको स्टेबल बनाने के लिए, क्या आप वो काम करना चाहेंगे? क्या आप वो काम करना चाहेंगे? जवाब आपका शायद हां होगा। इसी वजह से ये एटम भी यही सोचता है, कोई बात नहीं, हमें ट्रांजिशन करना था, हमने कर दिया, ट्रांजिशन करना था, कर दिया, लेकिन अब हम एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, और इतना एक्सचेंज करेंगे और अपने आप को इतना सिमेट्रिकल रखेंगे, इतना व्यवस्थित रखेंगे, इतना सुव्यवस्थित रखेंगे कि मेरे भाई हम स्टेबल रहेंगे। तो इसलिए ये ट्रांजिशन करना जरूरी है, इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है। बोल दे भैया, आया क्या? शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब कहानी, यहां क्रोमियम तो हमें सर समझ में आया, हमें पता है कि जो एक्सेप्शनल रहता है उसका कुछ ना कुछ आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो, जो नहीं रहता वहां कुछ नहीं देते। ऐसा नहीं करेंगे, फिर फायदा क्या हुआ मुझसे पढ़ के जब कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो तो? हमसे पढ़ने का भैया एक ही फायदा है कि तुम्हें चीजें समझ में, ये ट्रांजिशन एनर्जी, यहाँ पे कोई तुक नहीं बनेगा, आपके नोट्स में ये फालतू दिखेगा, हाँ इतना दिखेगा आपके नोट्स में। अब आते हैं भैया अगली चीज पे। अगली चीज, दिल थाम के बैठिए, प्रस्तुत होने वाला है आपके सामने कुछ और अच्छी चीज। ओके, चलिए जय ज्वाला वालों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ओके, हाँ, अगली चीज, अब क्रोमियम की कहानी तो हो गई, अगली चीज लो, वैनेडियम। वैनेडियम में सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम पूछेंगे, आप बताओ, आप तो द्रोणा में हो, आप किसमें हो? द्रोणा बैच में हो भैया। ये है क्रोमियम 24, इससे पहले हमने कहा था क्या? ये 23। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, वेरी तब ना क्रूएल, ये हुआ 23 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होंगे। जब 23 होगा तो कहानी कुछ ऐसी ही होगी, बस एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाएंगे। तो चलो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पहली चीज, विदाउट ट्रांजिशन। यार देखो ये बीच में आ रहा है लाइन के, तो थोड़ा सा हम सफाई पे ध्यान देना पड़ जा रहा है। ये क्या करेंगे, ये देखो, ये सब लाइनें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि कुछ चैट में ये नहीं लिख दे, सर सब तो आप मिटा देते हो, हैं पढ़ा, एक ने मेरे को मैसेज किया हुआ है, करता आप पढ़ाते बहुत बढ़िया हो, मजा भी मुझे बहुत आता है, बस आप मिटा देते हो। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा जितना नोट्स में जाना चाहिए वो जाए, मैं नहीं चाहता फालतू में कुछ भी लिखूंगा, जय ज्वाला लिख दूं, तुम अपने नोट्स में जय ज्वाला लिख दो, क्या पता कुछ बंद बुद्धि के बालक होते हैं। देखो भाई 3-4 तरीके होते हैं, मंद बुद्धि, बंद बुद्धि, और जो एक है खुली बुद्धि, ठीक है? तो अपन खुली बुद्धि वाले होंगे, तो जितना मैं बोलूँ, सिर्फ जितना काम का है बस सिर्फ वही नोट्स में भेजना चाहता हूँ। अब विदाउट ट्रांजिशन पे चर्चा करो, चलो खुद दिमाग लगाओ, चलो खुद दिमाग लगाओ, विदाउट ट्रांजिशन में मैं क्या लिखूं, खुद लिखो, चलो। विदाउट, हेलो भाई लोग, लूप ठीक हो गया? अरे अब नहीं है लूप, अब ठीक हो गया, करवा के आ रहा हूँ। सन्नाटा क्यों? खैर अच्छा नहीं है भाई सन्नाटा, हूं मैं इधर।
अब लूप नहीं है भाई, ठीक हो चुका है, अभी ठीक हुआ है, अभी जस्ट ठीक हो गया है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए लूप था, अब लूप ठीक हो गया है। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो एक बार पीछे जाओ फिर से आ जाओ, एक बार पीछे जाओ फिर से आ जाओगे, सही हो जाएगा। एक बार पीछे जाओ फिर से आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं रुकेगा, लूप का मामला खत्म हो चुका है जी। तो कहानी जो थी, जो कहानी थी भाई वो ये थी कि यार विदाउट ट्रांजिशन वाले में हमने लिखा 4s2 3d3। अच्छा, तो विद ट्रांजिशन में क्या लिखेंगे, चलो विद ट्रांजिशन में बताओ, बाद में कैलकुलेशन साथ में दिखा दूंगा। यहां पे आओ, विद ट्रांजिशन में क्या कर लिखोगे, 4s1 लिखोगे। यार इसका एक इलेक्ट्रॉन उठाओगे यहां रहोगे और रखोगे तो इसको क्या बनाओगे 3d, ये 3 था ऊपर रखा, एक और हो गया 4। बोलो भैया हुआ क्या, ये 3d4 मान लो यार, आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, कोई बात, ये हो गया 3d4। तो ये हमारा 3d4, ये 4s1, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उठाया ऊपर रख दिया। अब अगर रख दिया है, अब अगर रख दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। देखो भाई ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, अगर ये होगा, अगर ये होगा तो लिखो, अगर ये होगा तो लिखो, सही लिखा है हमने। अच्छा, अब आते भैया नंबर ऑफ किस पे, एक्सचेंज पे। तो यहां एक्सचेंज लिखा जा रहा है, चलिए एक्सचेंज बताइए, यहां पे एक्सचेंज बताइए। अब यहां का यहां पे एक्सचेंज होगा, यहां से यहां पे एक्सचेंज होगा, और यहां वाले का यहां एक्सचेंज होगा, मतलब टोटल 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। कितने, 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, सिर्फ 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। यहां पे सिर्फ 3 एक्सचेंज पॉसिबल है विदाउट ट्रांजिशन के केस में, विदाउट ट्रांजिशन के केस में 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। गलत है क्या 3 एक्सचेंज, बोलो सही है क्या। अरे ये वैनेडियम लिख रहा हूं मैं, 4s2 3d3, ठीक। हमने क्या किया, एक को उठा के ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो ये हो गया 3d4 और 4s1। तो विद ट्रांजिशन ये है, विदाउट ट्रांजिशन ये है। इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना होगा, तो हम दिखाएंगे यार एक्सचेंज इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं, है ना। अब देखो, ना तो ये सिमेट्रिकल है ना तो ये सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल वाला पॉइंट ही छोड़ देते हैं अभी, है ना। यहां पे तो एक सिमेट्रिकल था तभी हमने लिखा, चलो एक सिमेट्रिकल एक नहीं है, तो हमें समझ में बात आई। यहां तो दोनों ही अनसिमेट्रिकल लिख रहे हैं, ठीक, तो वो पॉइंट मैं छोड़ देता हूं। लेकिन अब मैं आऊंगा यहां पे, यहां पे इस वाले में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है क्या, आप कहोगे हाँ सर ज्यादा है, और ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लग रहा है। यहां पे कितना आएगा, 6 आएगा, बोलो 6 आएगा क्या, बोलो 6 आएगा क्या। यहां पे आपको 6 एक्सचेंज दिखाई देंगे क्या विद ट्रांजिशन में। मैं जानता हूं कंफ्यूजन आने वाला है आपके दिमाग में, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसीलिए खड़े हैं इधर, कंफ्यूजन का खात्मा करेंगे, कंफ्यूजन का खात्मा करेंगे भाई। यहां पे क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां गया था, और अगर वहां गया तो इस तरीके से होगा। अरे ट्रांजिशन का मतलब खाली यही नहीं होता नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना भी ट्रांजिशन होता है। अब एनर्जी का, एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जाना, इसको एक्सचेंज, वो सॉरी उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये नहीं खाली बाहर निकल जाना। कई लोगों ने ये लिखा था कि सर नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये एक हमने ट्रांजिशन हाइपोथेटिकली सोचा है, हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। आखिरकार हम ये क्यों मान लें, हम क्यों मान लें यार, आपने कह दिया एक्सचेंज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसको कैसे मान ली। ये यही वाला पॉइंट हाफ फील्ड के लिए लग रहा है, बाकियों के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, वही चीज समझना है हमें, ठीक है। ओके, यहां पे 3 एक्सचेंज है, एक यहां जा सकता है, यहां पे ये वाला यहां जा सकता है, तो इतनी कहानी। यहां पे देखो, यहां पे 6 एक्सचेंज, यहां पे क्या है 6 एक्सचेंज है, और ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्री सिमेट्री का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब कहोगे सर आपको तो ये वाला काम कर लेना चाहिए था, ये वाला काम कर लेना चाहिए था, और वैनेडियम को आपको ये लिखना चाहिए 4s1 3d4, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार वैनेडियम में विद ट्रांजिशन वाला रखो ना कॉन्फ़िगरेशन, आप ये वाले को क्यों बोलते हो। देखो भैया, विदाउट ट्रांजिशन इन वैनेडियम यही वैलिड है, जबकि ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, वैनेडियम के केस में विथ ट्रांजिशन वाला वैलिड नहीं है, विथ ट्रांजिशन वाला वैलिड नहीं है। क्यों, विथ ट्रांजिशन वाला वैलिड नहीं है लेकिन विदाउट ट्रांजिशन वाला वैलिड है, क्यों। अरे यार हमने इसी को सर्वसत्य क्यों माना है, हमने इसको गलत क्यों बोला हुआ है,
अब समझेंगे क्यों। यहां पे जो तुम देख रहे हो ना 6 एक्सचेंज भले है, लेकिन जो ये ट्रांजिशन मार रहे हो ना तुम आराम से, ये यहां से यहां जा रहे हो, ये बनाने के लिए, ये ट्रांजिशन करने के बाद जो तुम एक्सचेंज कर रहे हो उससे उतनी एनर्जी नहीं निकलती जितना की ज्यादा खर्च हो चुकी है उसके ट्रांजिशन करने में। वेरी गुड, बहुत सही लिखा है कि यहां पे एनर्जी बहुत कम निकली है और उतनी कम एनर्जी से तुम ट्रांजिशन नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां पे 10 एक्सचेंज, 10 यहां पे 10 एक्सचेंज है, सिमेट्रिकल बना रहा है, इस वजह से ये चीज बनना चाहेगा, जबकि ये चीज बनना नहीं चाहेगा। वो यार इतना रिस्क क्यों लेगा, वो इतना रिस्क क्यों लेगा अपने आप को ट्रांजिशन कराने का जब उसका प्रॉफिट नहीं है। इस वजह से ये ट्रांजिशन की कहानी नहीं होगी इन केस ऑफ वैनेडियम, बट इन केस ऑफ क्रोमियम ये चीज होगी। बोलो समझ में आया क्या भाई, बोलो ये चीज समझ में आई क्या कि ये जो क्रोमियम है वहां पे विथ ट्रांजिशन की कहानी सही है, यही चीज मानी जाती है, लेकिन यहां वाले में विदाउट ट्रांजिशन मानी जाती है। आई होप सही होगा। हाँ, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, एक ने पूछा आपको कैसे पता ये जो कहानी बता रहे हो। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं कि जो आपको ये बोला जाता है कि एक्सचेंज हो जाने से, सिमेट्रिकल दिखने से ये चीज स्टेबल हो जाती है, उस चीज को मैं समझा सकूं और पेपर में ये चीज ही लिख के आएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। एडवांस जब भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो वो हुंड रूल पे नॉर्मल क्वेश्चन सब कर ले जाते हैं। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही यही है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही यही है कि यार यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा आता है, सिमेट्रिकल भी आता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन होने से फायदा है और वो ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा, ये देखो 10 एक्सचेंज हो रहा है और सिमेट्रिकल भी है, लेकिन यहाँ पे 6 एक्सचेंज है सर। एंड भाई ट्रांजिशन करने में तो सेम एनर्जी करीब करीब लगी है यार, 4s से 3 में जाने में, यहाँ पे भी करीब करीब सेम लगी है। वो सेम को कंपनसेट करने के लिए 10 की कम से कम जरूरत है समझ लो, और सिमेट्री की जरूरत, अगर वो नहीं तो पॉसिबल नहीं। इस वजह से हाफ फील्ड जो होगा मेरे भाई वो हाफ फील्ड वाला वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज और सिमेट्रिकल होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए जी आते हैं, अब आपको शायद ये समझ में आ चुका होगा यार, अब आगे आते हैं। अब हमारे सामने प्रस्तुत है हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल। यहां से हम पीरियोडिक टेबल की एक छोटी सी संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हाइपोथेसिस प्रस्तुत करेंगे, जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ एक बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल बाद में पढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत ही क्लियर बोल चुका हूं, आगे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक टेबल बनाने जाए ना, समझो जब बनाया गया है तो उसको सोचने का तरीका क्या है, मैं इधर लिखूंगा, मैं ये चीज इधर लिखूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो इस वाले चीज में मैं लिख दे रहा हूं, आप कैसे लिखोगे 1s, फिर उसके नीचे लिखोगे 2s, ठीक, 2s और लिखोगे दूसरा 2p, 2s 2p, इसके बाद लिखोगे 3s। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, मेरे साथ ही लिखते चलो, ऐसा ही आपको कहां मिलता है, जो बताया था अब्बाऊ के प्रिंसिपल ने। पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा मेरे भाई, पहले क्या आएगा 1s 2s 3s, 1s 2s 2p 3s, फिर क्या लिखते हो 3p लिखते हो, ठीक है, 3p लिखते हो। नहीं, कुछ लोग इससे थोड़ा सा वो होंगे, पहले मैं पीरियोडिक टेबल ही दिखा दूं, नहीं तो कहेंगे सर रीडिंग पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हो आप बाबू। लो 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 भैया, प्रस्तुत कर दे तुम्हारे सामने, ये देख लो पहले, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इसी तरीके का दिखता है, हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके दिखता है। श्रोडिंगर का भी, हाँ श्रोडिंगर हो सकता है, अगर ये खत्म हुआ तो आज ही श्रोडिंगर की हम शुरुआत कर देंगे। और श्रोडिंगर में एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल की पढ़ाएंगे, किसी को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी श्रोडिंगर में, ये मैं बोल दूं। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल वे में, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज भी होगी ना बहुत सिंपलेस्ट वर्जन में लाके आपके सामने प्रस्तुत, तो डरना नहीं है। चलो पहले पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है आपको, है ना। यही होता है ना हमारा पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारा भैया प्यारा पीरियोडिक टेबल, ठीक, प्यारा पीरियोडिक टेबल, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान, और हमारे पूरे जो भी हमें पढ़ने हैं कोर्स भर में, उनकी सबसे बड़ी जान शान यही है जो लोग हमारे सामने देख रहे हैं। अब देखो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो आप लिखोगे ये एस है, ये कौन से एस है बाद में चर्चा करेंगे, ये एस है, ये भी जो भी कुछ दिख रहा है वो एस है, एस मतलब एस सबसेल से रिलेटेड है। आप कहोगे ये जो चीज दिख रही है ये एस सबसेल से रिलेटेड है, ये वाली भी, और यहां पे जो कुछ भी देख रहे हो ये पी सबसेल से रिलेटेड है, इससे ये पी सबसेल से रिलेटेड, ध्यान देते जाएंगे।
एस सबसेल में ये चीज होगी, और ये सारे के सारे लोग पी सबसेल वाले लोग होंगे। ठीक है, अब हम आएंगे ये डी सबसेल पर। ये है भैया हमारा डी सबसेल, ये है हमारा डी सबसेल। ध्यान देंगे पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज कहां कैसे होती है, बस अभी वो बता रहा हूं। अब क्यों होती है वो भी बताऊंगा। देखो ये एस हुआ, वो भैया पी हुए, ये डी हुए, और ये जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है भैया, एफ है। एफ, ये सारे के सारे क्या है, एफ है। ये रहा, तो ये हो गया भैया हमारा एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। सर ये क्या बता रहे हो, दोबारा सुनेंगे। ये क्या है वो देखना, यहां पे जो आप देख रहे हो इसी को हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ये सबसेल पर बेस्ड होता है। जो ब्लॉक होता है ना, जो ब्लॉक लिखा जाता है वो सबसेल पर बेस्ड है। इस पर सबसेल पर बेस्ड है। दोबारा बोलता हूं, जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, सबसेल पर बेस्ड होता है। तो जैसे बोला जाता है एस ब्लॉक मतलब एस सबसेल। एस सबसेल के अंदर बोलो, एस सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। यार कैमरा फ्रेम सेट करो, कैमरा फ्रेम में दिक्कत आ रही है क्या। अरे पीरियोडिक टेबल चालू नहीं हुआ है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नहीं चालू हुआ है। मैं अबाउ प्रिंसिपल को, जो हमने ये ऑर्डर वगैरह देखा था, उससे रिलेट कर रहा हूं अपने पीरियोडिक टेबल को। वहां से जब आप सीख जाओगे तब आपको समस्याएं नहीं होंगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यही तरीका है पढ़ाने का। तो आपको जैसा पढ़ाया गया है खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन यहां से हमारे साथ चलिए, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीज फॉलो करिए। कैमरा में एक बार दिखवा देता हूं। कैमरे में कोई दिक्कत है क्या, एक बार देखना, मतलब कैमरा सेट है या नहीं। सही है, कैमरा अगर सेट नहीं होगा तो दिक्कत। हाँ लिखा है किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैमरा सेट हो जा रहा है, अभी किया जा रहा है। ओके ओके, कैमरा सेट हो चुका है ना, अब ठीक है। अरे पीरियोडिक टेबल इतना ही है, ये लास्ट वाली लाइन हमने बनाई हुई है, बस यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये दिख रहा है तो बस दिख रहा है, अब सही चल रहा है। ओके, फिलहाल दोबारा सुनेंगे। हमारा जो ये प्यारा पीरियोडिक टेबल है, इसको मैं अबाउ प्रिंसिपल से रिलेट करूंगा, वहीं से चीजें थोड़ी आपके समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ते चलिए, कोई समस्याएं नहीं आने वाली हैं। ठीक है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये चीज। ठीक, ओके। क्योंकि आपने जो ट्रेडिशनल तरीका अभी अपनाया है उससे दिक्कतें होती, उसी से तुम रटते हो, रटने के बाद में यही कहोगे, फिर तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, सर ये एक्सक्यूज है हमारा कि इसमें इनऑर्गेनिक रटना पड़ता, मुझे याद नहीं होता। अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अगर आप भी अभी ये बहाने बना रहे हो, इसका मतलब भैया गलती आपकी है। ठीक है, वैसे भी गलती हमें अपना पहले स्वीकार करना चाहिए, दूसरे के सर पे ना फोड़े चीजें। ओके जी, चलिए अब हमने क्या बोला कि जो ये ब्लॉक शब्द यूज किया जाता है ये सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एस ब्लॉक मतलब एस सबसेल। तो देखो ये एस ब्लॉक के अंदर जो सबसेल था, उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बॉक्स बनाए गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुछ ऐसा रखा जाएगा। ठीक, ये जो सेट ऑफ पेयर्स देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है एस सबसेल को। सर ये सबसेल के अंदर 2 कैसे बना दिया, ये तो ऑर्बिटल 2 हो जाएंगे। नहीं भैया, ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये टोटल जो है ना, ये टोटल एक ही ऑर्बिटल है, बस मैं एक जगह बना दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर रहे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बस एक तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसी आधार पर पीरियोडिक टेबल बनी है। ठीक है, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे चर्चा कर रहा हूं फिलहाल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके ठीक है, तो एस के अंदर क्यों 2 होते हैं, समझ में आया। क्योंकि एस के अंदर भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस वजह से यहां पे ये 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जो आपको ये वर्टिकल इस तरीके से ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये 2 ही क्यों हैं, क्योंकि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। और पी के अंदर क्या होगा भैया, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वजह से ये वर्टिकली 6 बनाए जाते हैं, इस वजह से ये 6 बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो ये एस निपट गया, ये पी निपट गया। अब देखो डी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, लिख के बताओ, लिख के बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कितने हो सकते हैं, डी सबसेल के अंदर। तो आपका शायद जवाब होगा यार 10 इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो क्या हमें ये 10 ऐसे ऐसे वर्टिकल बना लेने चाहिए, वर्टिकल कॉलम्स बना देने चाहिए? हाँ, बना देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वजह से यहां पे 10 इस तरीके से बनाए गए हैं। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? अब भैया एफ ब्लॉक पे आते हैं। एफ ब्लॉक मतलब एफ सबसेल। एफ सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 14। अगर यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, तो क्या मैं ये बोल दूं कि हमें यहां पे 14 वर्टिकल कॉलम्स बनाने चाहिए? 14 वर्टिकल कॉलम्स बनाने चाहिए। गिनती नहीं आती, गिन के बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शायद आपको ये बात समझ में आई। आखिरकार पीरियोडिक टेबल को हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्यों का जवाब समझ में आया। अच्छा, अब यहीं पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चर्चा कर देते हैं भैया। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चर्चा कर देते हैं? समस्या दुख दर्द जिंदगी में कम हो जाएगा। कौन सा कलर ले तो ठीक ठाक लगता हो आपको? हाँ चलिए जी, आजमाते हैं इस ब्लू को, देखते हैं कितना ठीक लगता है। हेलो, ओके सबकी जान, हेलो, ओके। ये देखो भाई, चले चले शुरुआत करें। इधर देखो, ध्यान से देखना। अब हम सीधा कूद पड़ रहे हैं किस पे भैया? अपने, हटा दो, ये भी हटा दो, ये सब हटा दो। ब्लॉक याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें याद हो जाता है जो आप बताते हो। नहीं याद हो रहा है तो बताएं, दोबारा यहीं याद कराएंगे, क्योंकि कम से कम टाइम लगता है दोहराने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे खूबसूरती ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे कम टाइम लेता है आपके पेपर में। चाहे आप एडवांस का पेपर दे लो, चाहे आप मेंस दे लो, नीट दे लो, सबसे आसान होता है नीट का क्वेश्चन करना, सॉरी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन करना। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के लिए आपको फैक्ट क्लास में अगर याद हो चुके हैं, आपको बहुत ही कम मेहनत में रिटेन रहेंगे। बस रिटेन करना वो एक बिग डील हो जाता है। उसके लिए तरीका यही है कि आप लगातार उसको रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, क्लास में मैं याद करा दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो, इसके लिए जब आप लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे। देखो, ये जो एक बॉक्स मैंने बनाया उसमें से एक को दोगे S1। लिखो कैसे? 1S1। क्या लिखोगे? 1S1। इसके लिए लिखोगे 2S1। क्या लिखा भैया? सॉरी गलती हुई, क्या 2 लिख दिया मैंने? यहां पे 1 ही तो होगा ना। यहां पे 1S1 और ये 1S2। ठीक है, 1S1 और ये 1S2। और ये जो 1S1 होता है वो हाइड्रोजन के लिए होगा, और ये 1S2 किसके लिए? हीलियम के लिए। ठीक, अब पीरियोडिक टेबल भी धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये n=1 हमने यहां निपटा दिया। अब देखो, ये जो लाइन लिखी गई है वो n=2 है। वो क्या है? n=2। n=2 में क्या क्या आता है? S आता है और P आता है, पढ़ा था। S आता है और P आता है, तो ये S हो गया, तो यहां पे लिखा जाएगा पूरा का पूरा, ये वर्टिकल लाइन पूरी S1 है, ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन S2 है, ये पूरी की पूरी लाइन S1 है, ये पूरी की पूरी जो आपको वर्टिकल कॉलम दिख रहा है ये S2 है। इतना बात समझ में आया क्या? ठीक, अब अगर ये n=2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगला क्या होगा? ये वाली चीज किसको होगी? n=3। अगला ये वाला क्या होगा? n=4 को। नीचे n=5 को। ये वाला किसको? n=6 को। ये क्या? n=7। सर ये n क्या है? अब की बार आपने ये n क्यों लिखा है? ये n है आपका सेल नंबर। ये क्या है? सेल नंबर। अच्छा जी, चलिए सेल नंबर देखते हैं। सेल नंबर 1 में सिर्फ S था, इस वजह से 1S1 1S2 में खत्म हो गया। लेकिन n=2 में ये क्या है? S1, तो 2S1 ये वाला, ये क्या है? 2S2 1, ये हो गया 2S1 2S2। इधर आओ, अब इधर आओ। इधर वाले में जब जाओगे तो आपको क्या लिखने को मिलेगा? ये देखो, ये लिखा जाएगा पूरा P है तो ये होगा P1, ये पूरा P1। इसके बगल वाला कौन? पड़ोसी को लिखा जाता है P2। यहां पे कौन होगा? P3। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूं डायरेक्टली बोलने को। ये P4, अगला होगा P5 और ये वाला होगा P6। तो इस तरीके से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? बोलो किसका? इस P ब्लॉक वाले का। दोबारा सुनेगा मेरे साथ, देखो n=2 में लिखोगे 2S1 2S2। अभी सुनो, 2S1 2S2। अब आओ इसी 2 को लेके यहां पे आ जाओ, तो यहां लिखा था n=2 ये वाला, तो यहां क्या लिखोगे? 2P1 2P2 2P3 2P4 2P5 2P6। बोलो आया क्या? बोलो इस तरीके से आपको समझ आया क्या? लिख दो गुरु, आया क्या समझ? हाँ, आ चुका होगा। अब अगला देखो, n=3 में
n इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, ये देखो 3s1 3s2 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6। बोलो आया क्या, बोलो आएगा। n इज इक्वल टू 3 तक समझ में आ गया सर। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 की कहानी हमें सर पूरा समझ में आ गई है। ये जो 3 वाली चीज थी ये भी हमने डन कर दी, ये वाली चीज हमें समझ में आई। अच्छा, 3p के बाद क्या 3d आता है, 3p के बाद क्या 3d आता है या 4s आता है? आप बाव में जाके सोच के आओ, आप बाव में जाके सोच के आओ, ये नियम रूल लगाओ कि बताओ 3p यहां खत्म हुआ 3p6, इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, 4s लिखना चाहिए या 3d लिखना चाहिए? 4s लिखना चाहिए, 3d लिखना चाहिए। तो शायद आपकी खोपड़ी आपको जवाब दे रही है कि भैया 4s लिखना चाहिए। हाँ 4s लिखना चाहिए यार, इतने अच्छे तरीके समझाया है, n प्लस रूल लगा लो। ठीक, यहां पे देखो n इज इक्वल टू 4 में आएंगे ना, देखो 3 की कहानी हमने यहां पे खत्म करी है। n इज इक्वल टू 3 के अंदर 2s और 2p लिख देंगे। इसके बाद n इज इक्वल टू 4 के अंदर आप क्या लिखोगे, 4s1। ये क्या है 4s1 और अगला क्या, ये है भैया 4s1 और ये वाला 4s2। बोलो समझ आया, ये 4s1 और ये 4s2। अब देखो s तो खत्म भाई, n इज इक्वल टू 4 का जो s था वो तो खत्म हो गया। अब बचेगा क्या, अब बोलो क्या बचेगा, सोच के बताओ अब क्या बचेगा, 3d। अगली लाइन में 3d आती है, तो इसी वजह से जो ये d है ना, जो ये d लिखा गया है उसका जो ये पहली चीज है, ये वाली जो देख रहे हो, ये वाला, ये कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमारे 10 ये बने हुए हैं इस तरीके से कॉलम्स, इस तरीके से कॉलम्स, उसका जो ये वाला पार्ट है ना, इसका अगर कॉम्बिनेशन बना लो, ग्रुप बना लो, तो इसको कहते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। अभी सोचा है 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, n इज इक्वल टू 4 लिखा है सामने, लेकिन इसका नाम 3D सीरीज होता है। क्यों, इसीलिए क्योंकि 4s के बाद क्या आता है, 3D आता है, और 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 10 एलिमेंट होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। इस वजह से इस पूरे सीरीज को, जिसमें कि 10 एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। भाई ये इस तरीके से जो आपका नोट्स है ना, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। हाँ सर, अपने लिए फैजल गुरु आए थे अभी। ओके, अब आते हैं, इतनी बात आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, जो हाल लिख रहा हूं ये तो दूंगा ही, एक ऐसी दूसरी व्हाइट पेज पे भेज दूंगा आपको। ठीक है, व्हाइट का बैकग्राउंड ले लेंगे और इसके ऊपर ये चीज लगा देंगे। उससे आसानी क्या होगी, उससे चीजें आपको समझ में जल्दी आएंगी। मतलब आप खुद बना, अरे तो ये बनाने बैठोगे यार, इतना टाइम नहीं है द्रोणा बैच में। ठीक, ये बनाने मत बैठो, सुनो, केवल मेरे को सुनो इस समय। जब तक मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा कोई लिखेगा नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आज मानो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। कौन लिख रहा है टाइम अप, भाई टाइम अप नहीं होगा, आराम से पूरा सीखेंगे। ओके, तो ये हो गया भैया 3D सीरीज, क्योंकि 4s के बाद क्या आता है, 3D आता है। और जैसे ही 3D खत्म हुआ, इसकी शकल सूरत दिखने लग जाएगी। ये यहां पे क्या दिखने लग जाएगा, 4p दिखने लग जाएगा। 3D तो बस बीच में आता है, 3D इस तरीके से बीच में आता है, और इसके बाद ये 4p वाली चीजें आ जाती है, 4p आ जाती हैं। ओके, तो 4p में देखेंगे, यहां पे 3 हो गया, तो ये 4p1, ये 4p2, ये 4p3, 4p4, 4p5 एंड 4p6। बोलो ये बात समझ में आई। यहां पे 4s था, s के बाद 3 आया 3D, और इसके बाद आ गया 4p। तो ये पूरी कहानी 4p की है, ये चीज 4p की है। ठीक, और ये वाली किसके लिए थी, ये थी 2p की, और ये चीज किसकी थी भाई, 3p की। आपको समझ आ रहा होगा यार, आखिरकार ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके से ही क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है।
हर्ष कुछ अच्छा लिख रहा है तो गलत जगह आ गया भाई हर्ष तो फिर। ओके यहाँ पे n इक्वल टू 4 में हो गया 4s, इसके बाद 3d, इसके बाद आ जाएगा 4p। अगले में आओ 4p खत्म होने के बाद, यहाँ पे 4p के खत्म होने के बाद अब क्या आएगा बोलो, n इक्वल टू 5 में ये आएगा भैया 5s1, ये क्या आएगा 5s2, 5s1 5s2। इसके बाद जैसे ही 5s खत्म होगा ये वाली चीज जो चीज बनी है 1 2 3 5 6, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया देख लो यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको बोला जाएगा 4D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया 4 यहां पे 5s के बाद सीधा सीधा 4D आता है, सीधा सीधा क्या आता है 4D आता है। इतनी बात समझ में आ गई। सर P वाला रिपीट करिए, अरे यार ये देखो P1 से लेकर के P6 तक होता है इस तरीके से, और इसके बाद क्या होगा, ये होगा 2P, ये होगा 3P, ये इसके बाद होगा क्या 4P। अभी सुनते जाओ। ओके अब आगे आइए, ये हो गया भैया 4D सीरीज। अगले में आऊं 4D सीरीज यहां पे खत्म हुई, 4D सीरीज खत्म हुई तो ये क्या है, ये क्या है, ये भैया 5P, ये क्या होगा, ये होगा 5P। अरे यार अगर पहला 2P 3P 4P, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली यार 4P होगा। 4P के बाद ये वाला क्या होगा, ये मान लो 4P हो गया तो इसके नीचे वाला क्या होगा 6P। शायद आपको समझ में आ रहा होगा यार कि देखो यहां पे क्या था 5s था, इसके बाद 4D हो गया, इसके बाद 5P हो गया, और 5P अगर मान लो यहां खत्म हुआ, यहाँ पे यहाँ 5P खत्म हुआ तो आप कहां आओगे, यहां पे आओगे। देखो यहां पे कहीं, यहां पे कहीं लैंड करोगे n इक्वल टू 6 के आसपास यहां, ठीक। तो ये हो गया 6s1 6s2। इसके बाद ये कौन सी सीरीज शुरू होती है, इसके बाद शुरू होती है भैया 5D सीरीज, यहां पे 5D सीरीज, ठीक। और मेनली आपको 5D सीरीज तक ही जानना होता है, मेनली आपको कहां तक 5D सीरीज तक ही जानना होता है। अच्छा अब सवाल आता है, ये 5D सीरीज हो गया ना, ओके। इतनी बात समझने के बाद, इतनी बात समझने के बाद अब हम आ जाते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके आप बोलो इतना समझ में आया क्या, लास्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन है ना सर, नो लो पर ये तो चैनल है, यहाँ पर क्यों मैसेज डाल दिया। ओके ये देखो भाई दोबारा दोहरा देता हूं, पहले n इक्वल टू 1 में हमने लिखा, n इक्वल टू 1 वाले में s होगा, 2 वाले में क्या होगा, यहां पे s होगा और यहां पे p होगा, इसके बाद 3 में क्या होगा s होगा फिर p होगा, इसके बाद जब हम n इक्वल टू 4 में आएंगे तो 4s आएगा, इसके बाद 3D आएगा, इसके बाद 4p आएगा, 4p खत्म हुआ इसके बाद 5s आएगा, इसके बाद 4D आएगा, क्योंकि 3D सीरीज था तो 3D सीरीज के बाद 4D, 4D के बाद 5D सीरीज आएगा। उसी तरीके से जब हम इस वाले पर आते हैं, एफ वाले के अंदर आते हैं, तो एफ वाले के अंदर जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं 4F सीरीज, इसको बोलते हैं 4F सीरीज, और इसको बोलते हैं 5F सीरीज। अभी मैं लिख के बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा इन चीजों को, पहले समझो ये क्या है, एफ के अंदर ये 4F और ये 5F। अब देखो याद करना शुरू करो, देखो n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 1 में s होता है, और n इक्वल टू 2 से p शुरू होता है। यहां पे लिखता हूं देखो s p d और f। s कब शुरू होता है n इक्वल टू 1 से, और p कब शुरू होता है n इक्वल टू 2 से, और d कब शुरू होता है n इक्वल टू 3 से। यहां पे n इक्वल टू 3 से 3D आता ना, और 4 में 4F आता। पहली बार कब आया वो मैं लिख रहा हूं, देखो देखो ये वाला 1s हमने लिख दिया था, s जो है 1 में आता है, और p कब आता है 2 में। इसी वजह से देखो 1p नहीं होता, कहीं कहीं पे 1p नहीं होता, यहां पे 1p नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तो 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है 2p 3p 4p 5p और 6p, इस वजह से p वाला ऐसे लिखा जाता है। अब देखो d वाले में क्या 3D सीरीज से पहले कोई d सीरीज होती है, नहीं होती। 2D सीरीज नहीं होती, 1D सीरीज नहीं होती, जो कुछ भी शुरुआत होगी d की वो 3D सीरीज होगी। इसी तरीके से 4F के केस में, सॉरी f के केस में 4F से शुरुआत होती है, तो f के केस में 4F होगा और d के केस में 3D होगा। दोबारा समराइज करता हूं सारी चीज को, दोबारा सुनेंगे सारी चीज। देखो भैया इधर होता है s ब्लॉक, उसमें एस ब्लॉक की जो शुरुआत है उसमें 1s से शुरुआत होता है, जो हमारा p ब्लॉक है उसमें 2p से शुरुआत होता है, जो हमारा d ब्लॉक है उसमें 3 से शुरुआत होता है, 3D से शुरुआत है, और जो हमारा f है वहां पे 4F से शुरुआत होता है। याद करना भी आसान हो गया। और इस पिक्चर की वजह से पीरियोडिक टेबल में आप कभी भी किसी भी एलिमेंट का विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर आप डायरेक्टली उसका क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझ में आया क्या, ये चीज समझाई नहीं जाती है अक्सर, ये समझा इसलिए रहा हूं कि यहीं से पिक्चर बनता है पीरियोडिक टेबल का, और आप डायरेक्ट
आप डायरेक्ट विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हो, केवल और केवल सिंबल देख करके ये बता सकते हो कि यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यही एक तरीका है ये सीखने। बोलो ये बात समझ में आई क्या? पहले आपको ये समझ में आई क्या? डी ब्लॉक में डॉट, अरे ये जो डॉटेड बॉक्स है वो छोड़ा गया है फिलहाल। ये वही वाले लोग हैं जिनके खोज वाली चिंता थी। ये है, यहाँ पर और बढ़ेगा नीचे की तरफ, वो हमने बनाया नहीं है। यहाँ तक का ही आपके काम का है, यहाँ तक का ही सारी चीज आपके काम की है, इसके ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो, इस चीज को नोट जरूर करिएगा, यहीं से आपके इनऑर्गेनिक का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल आपके सामने प्रस्तुत है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। टेलीग्राम की चिंता मत करो, ये मैं मैसेज करा दूंगा, उसके बारे में आप कोई कुछ नहीं लिखेगा। सब लोग बस ये बोलेंगे क्या आपको अभी तक बनाया हुआ सब कुछ समझ में आया क्या? अगर आया तो जय ज्वाला लिख करके उसके बारे में बताइए। चलिए अब आगे आते हैं भाई। यहाँ पे देखो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। हमने बताया कि यहाँ पे हमारा ये एस ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये दोनों एस ब्लॉक है, और यहां से लेकर के यहां तक पूरा पूरा पी ब्लॉक है, और बीच में ये जो लोग दिख रहे हैं वो पूरा पूरा डी ब्लॉक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये डी ब्लॉक है। इसके बाद ये जो नीचे देख रहे हो ये वाला हमारा एफ ब्लॉक है, जिसमें से ये वाला पूरा क्या है, एफ ब्लॉक है। ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक है। यही चीज हम देखते हैं। क्या मैं यहाँ पे आपको ये पीरियोडिक टेबल याद कराऊं, या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देख सकते हो, नहीं तो मेरे साथ दोहराइए। अगर आपको आता हो तो बोलिए एस ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट्स के नाम। चलिए जी, क्या लिखते हैं भैया? हलीना की रब से फरियाद। क्या हलीना तक यहाँ है कि रब से फरियाद, तो ये पहली लाइन निपट गई, हलीना की रब से फरियाद। अगला है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या आप क्या बोल सकते हो? बेटा या बेटी बोल लो, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, इतनी बात आपको याद हुई? ये वाली चीजें याद हुई क्या? अरे श्रोडिंगर इक्वेशन इसके जस्ट बाद आएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन जस्ट बाद आएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। मैं बोल चुका हूं यार, तुम लोग आगे की चीजें पूछते हो, पता नहीं क्यों जल्दी है। और ये जान लो कि अगर जल्दबाजी करोगे फिर तैयारी नहीं हो सकती, फिर मजाक कर रहे हो, तुम खुद के साथ मजाक कर रहे हो। आसपास में जो लोग बैठे हैं जिनको ये लग रहा है तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। और तुम सबसे बड़ी चीज अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो, वो मत करो। एक कह रहा सर अपने व्यूज बढ़वा रहे हैं। अबे भाई व्यूज से मतलब नहीं है, अरे जो मैंने बोला कि आके यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यही सीख ले। ओ भाई कुछ ना कुछ नालायक मनुष्य होते ही हैं, कोई नहीं, जस्ट इग्नोर। ओके भाई लोग, ओके। एस ब्लॉक याद हुआ, कोई बात नहीं। अब पी पे आ जाते हैं। पी पे क्या है भैया? ये पढ़ा था बैगन आलू गाजर इन थैला, ये सब बचपन से पहले आप सीख चुके होंगे। बैगन आलू, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं है यहाँ लिखूं बैगन आलू गाजर इन थैला, तुम द्रोणा बैच में हमें पता है, तुम्हें याद होता है। बैगन आलू गाजर इन थैला, ये है कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और तरीका है तो उससे याद रखो, बस आपको याद रहे इसलिए जरूरी है। अगला बोलेंगे, अगला है ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अभी कोरोना हो गया था सबको, सब लोग बीमार हो गए थे, सारी हीरोबाजी खराब हो गई। क्या? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओके। उससे टीपो, एक ही बार टीचर बोल रहा है तुमसे, उससे टीपो से छाप लो, OSCETEPO, ठीक है, उससे टीपो, ओके। इसके बाद क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अगला हीना नीना और करीना, ये देखो हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, देख रहे हो कितने अद्भुत हैं ये उनके जेरोक्स भी क्या रहे? रंगीन। गए थे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाने, लेकिन क्या निकल गया? रंगीन। निकाल किसका रहे हो? हीना का, नीना और करीना, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका ये पी ब्लॉक खत्म हुआ, ये आपको ऐसे याद होता है। अब हम आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक बच्चों के लिए सबसे ज्यादा समस्या करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या करता है। बताओ पहली चीज कैसे याद रखेंगे? ये है स्कूटर, सॉरी, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। देखो क्या चल रहा है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। और इसके बाद देखो हुआ क्या कि एक क्लास है, उसमें एक बच्चा आगे ऐसे बैठ के सो रहा है, ठीक है।
मतलब सो रहा है तो उसके टीचर आते हैं, उससे क्या मांग रही है, वो मांग रही है यहाँ पे फीस कॉपी मांग रही है कि भाई फीस और कॉपी दे दे जो स्कूल में लगती है तेरे, ठीक है ओके। तो वो नींद में रहता है, उसके ऐसे गाने बजते रहते हैं नेहा कक्कड़ के। तो क्या हुआ, वैसे वो जगा रही थी, तो वो उठते ही क्या बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में सपने चल रहे थे नेहा कक्कड़ के, उठा तुरंत उसने क्या बोला, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। तो ये है नेहा, ये कक्कड़ और ये जिंदाबाद, निकल कॉपर और जिंक। तो नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, शुरुआत कहां से, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, और इसके बाद नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। बोलो ठीक है क्या, बोलो नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, ठीक है क्या, ओके। आराम से याद हो रहा होता है यार ये चीज, ठीक है ओके। अपना तरीका आपको आता है, अच्छी बात है। आगे देखो, इसके बाद हम कैसे याद करते हैं, इस तरीके से सीधा सीधा याद करो, इसको याद करो शकीला। कैसे याद करोगे, शकीला याद करो। शकीला कहां रहती है, एसी में रहती है, ध्यान देना भाई, शकीला एसी में रहती है। देखो शकीला YLA, ये हो गया शकीला एसी में रहती है, शकीला एसी में रहती है। इसको सुनते जाएंगे, शकीला एसी में रहती है। और ये क्या है, टीना जोर जोर से हाफ रही है, ठीक है, ये हाफ रही है हो गया मान लो, ठीक। टीना जोर जोर से हाफ रही है और ये शकीला एसी में रहती है, मतलब टीना और शकीला दो लोग हैं। बोल भाई, हनी सिंह जिंदाबाद, हनी सिंह जिंदाबाद, ठीक ठाक है, चलो हनी सिंह भी ठीक ही ठाक करते हैं। यहाँ देखो शकीला और टीना दो लोग हैं, एक एसी में रहती है, एक ऐसे गर्मी में रह रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शकीला, क्या लिखा था, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाफ रही है, ओके भाई। अगला क्या है, VNBTA, इसको कैसे याद करेंगे बोलो, कोई तरीका बताइए इसको याद करने का। VNBTA जो आपने पहले कभी पढ़ा हो, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग, ठीक है। सलमान भाई के बारे में चर्चा हो रही है, वो क्या है, वो नवाब था दबंग, ठीक है ओके। ये नेहा कक्कड़ जिंदाबाद रखना, यहाँ टोनी कक्कर नहीं बोलना अपने को, टोनी कक्कर नहीं तो एक ही चीज को रिपीट कर देगा। जैसे अपनी वीडियो जब लूप हो जाती है तो थोड़ी देर चलती है, फिर से वहीं से शुरू होकर फिर से लूप हो जाती है, तो ये किसका तरीका है, ये टोनी कक्कर का है, ठीक है। तो टोनी कक्कर के बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोलो, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग, ओके जी, वो नवाब था दबंग। अगला आते हैं, ये क्या है, क्राइंग मोटी वाइफ। यहाँ पे क्या हुआ, पति और पत्नी है, ठीक है, पति और क्या है, पत्नी है, पति और पत्नी है। क्या हुआ कि ये जो इनका पति है उसने वाइफ को क्या बोल दिया, मोटी बोल दिया, तो वो क्या करने लगे, रोने लग गई। तो ये है क्राइंग मोटी वाइफ। सही बात ही बात है ना, सच नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे सच इनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बोल दिए, निकल गया उनके मुंह से। तो ये क्या होने लग गई, रोने लग गई। तो क्राइंग मोटी वाइफ, ठीक, इनके बारे में आप याद करके आएंगे अगली क्लास में, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्या है, ये है MNTC और RE, ये है मंतक रेखा उतर चुकी है, नहीं मंतक रेखा भीग चुकी है, मंतक रेखा भीग चुकी है। ये आप वाली रेखा नहीं है, ये किसकी रेखा है भाई, अमिताभ बच्चन वाली। तो अमिताभ बच्चन क्या कह रहे हैं, मंतक रेखा भीग चुकी है, शुरुआती उनका, ओके बोलो भाई, समझ में आ रहा है, ये क्या है, मंतक रेखा भीग चुकी है। तो यहां से याद हो जाएगा, मंतक रेखा भीग चुकी है। अगला अगला क्या है भैया, ये देख लो, FERUOS, ठीक है। फिर अगला इसी के साथ है TORH और IR, ठीक है। देखो होता क्या है, ओसामा का नाम सुना है, जिसको ने मार दिया था भाई, ओसामा को किसने मारा था, अमेरिका ने। वो रह रहा था कहाँ पे, ईरान में रह रहा था, कहाँ रह रहा था, ईरान में। तो देखो IR, ईरान में रह रहा था, तो ईरान में रह रहा था, फिर क्या हुआ, वहां पे हो गया हमला हो गया, ठीक। तो वहां से भाग के कहाँ चला आया था, वो पाकिस्तान चला आया था, और वहीं पे वो मारा गया था। तो क्या कहता है देखो, फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा, ओसामा रो रहा है, फिर रोया ओसामा, और क्या कह रहा है, कह रहा है कौन रहेगा ईरान में, उसको डर लग रहा है भाई इधर बम फूट रहे हैं, तो क्या कह रहा है, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान में। तो ये चीज इस तरीके से याद करना, कौन रहेगा ईरान में, ठीक, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान में। कुछ लोग होंगे सर हमको आता, आप आगे बढ़ जाओ, नहीं यार याद कर लो यहीं पे। अगला क्या है, अगली चीज उन महानुभाव के लिए है जो क्लास में पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर्स हैं, मम्मी के प्यारे दुलारे, ठीक है, और टीचर्स के भी दुलारे हो जाते हैं, इतना ज्यादा मार खाते हैं ये लोग, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पीछे जो लाइनें बैठती हैं उसको टीचर क्या बोलता है अक्सर, नहीं पढ़ोगे ना तो पिटोगे तुम, यही चीज है यहाँ पे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। फिर आगे वो सोचता है क्यों आगे आऊं,
क्या कह रहा है, पीछे बैठ के सोच रहा है यार क्यों आ गया हूं, यही जिंदगी क्या हो रही है, कैडबरी हो गई है, जिंदगी कैडबरी हो गई है। देख लो, जिंदगी क्या हो गई है, कैडबरी हो गई है। दोबारा बता देता हूं इस चीज को, ये वाली चीज दोबारा बता देता हूं, क्या लिखा गया है, जिंदगी कैडबरी हो गई है। यहाँ पे क्या है, जिंदगी कैडबरी हो गई, ZNCDHG, जिंदगी कैडबरी हो गई है, क्यों आगे आऊं। और उसको क्या बोला गया, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो पीछे वाले के लिए तीनों लाइनें हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इसके बाद क्या बोला गया भैया, कॉपर AGAU के लिए क्यों आगे आऊं, वो पीछे मजे में है, क्या बोल रहा है, क्यों आगे आऊं। फिर आगे है जिंदगी कैडबरी हो गई है, किसी ने कनाडा वगैरह लिखा है, जिंक कनाडा में होगा, ठीक है, आपका भी ठीक है, जो भी है, बस आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाना चाहिए। फिलहाल आपको इतनी चीज याद हुई होगी। अब हमारा जो ये F ब्लॉक है ना, ये वाला F ब्लॉक, ये मैं F ब्लॉक पढ़ाते वक्त भी याद कराऊंगा। फिलहाल फिलहाल आपको बस ये याद हो कि CE से शुरुआत होती है और LU तक जाता है, ठीक है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक होता है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक होता है F ब्लॉक, ठीक है, नीचे थोरियम TH से और यहां पर LR तक होता है, ठीक है, लॉरेंसियम, ठीक। तो यहां पे है थोरियम, वहां पे लॉरेंसियम, तो हो गया TH और वो LR, यहाँ पे CE और LU। बस आप ये याद कर लो, इतनी छोटी सी चीज यहाँ पे याद कर लो, इसकी ही जरूरत आगे मुझे कर पड़ेगी, पर समझाते वक्त क्या लिखा गया, CE से लेकर के कहां तक, CE से लेकर के LU तक, CE से लेकर के LU तक। और अगला क्या है, TH से लेकर के LR तक, TH से लेकर के LR तक, TH से लेकर के LR तक। आपको शायद इतनी बात समझ में आ गई हो, ठीक, ओके। यदि ये इससे फूल हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई नहीं, इतनी बात आ गई, छुट्टी, ठीक है। आज ये आपको ये काम दे रहा हूं कि आपको ये पूरा चीज याद होनी चाहिए। आप F ब्लॉक छोड़ सकते हो, बस आप F ब्लॉक में ये चीज याद कर लेना, सीरियम से ल्यूटेशियम और TH से LR तक, TH से LR तक और सीरियम से ल्यूटेशियम तक, ठीक है, ठीक है। अब यहीं तक पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कह रहे हो तो यहीं तक पढ़ाते हैं, लेकिन भाई अगले अगले दिन जब आना तो आपको ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। बड़ा बोरिंग हो रहा है सर, अरे भाई तेरे को याद होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है यार ये सब याद करना। बिना याद किए अगली क्लास में ना आए भाई, यहाँ तक की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको देखो अच्छी खासी चीजें आज मैंने पढ़ाई हैं, दोनों क्लास मिला के आप बाउ के रूल समझाए, उन रूल समझाया, और इसके बाद पीरियोडिक टेबल वाली जो चीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल वाली चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि आखिरकार इधर S ब्लॉक लिखा है तो इधर P ब्लॉक लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उन सब पे थोड़ा सा माइंड आपका जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके बुद्धि थोड़ी बढ़ेगी और आपका काम हो पाएगा। और आज का DPP जरूर देखना भाई, आज की DPP जरूर देखना। DPP में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, तब आप पेपर देने जाना। बोलो ठीक है क्या, बोलो ठीक है क्या, क्या ये सब सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगली क्लास में क्या होगा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में लोगों के नाम क्या हैं, एक बार देख लो आप जल्दी जल्दी। कुछ ऐसा नाम बताया जाएगा, बहुत जरूरी है। और इससे डायरेक्ट मैं क्या सिखाऊंगा लिखना, पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे। आपने जो सीखा है वो सीखे रहिए, लेकिन ये एक तरीका है जिसको देख करके आपका थोड़ा सा शायद मूड फ्रेश होगा। अब अगला ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, इन सब पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगी, ठीक। और इसके बाद एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट मैं आपको श्रोडिंगर दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे अभी तड़प रहे हैं कि सर श्रोडिंगर नहीं लाए, ये लो आपके सामने श्रोडिंगर प्रस्तुत करता हूँ। ये रहा आपका श्रोडिंगर। श्रोडिंगर में कुछ बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये लीजिए, एनालिसिस ऑफ साई देख लीजिए। तो अगली क्लास में प्रस्तुत रहे, यहाँ पे उपस्थित रहें। ये लो, ये जो चीजें आज आप, ये जो समस्याएं हो रही थी ना आपको, अब नहीं होंगी। ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा मैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको ये समझ में आएगा यार इतने बड़े बड़े जो दे दिए जाते हैं इनको हमें रटने होते हैं क्या। अरे कुछ रटने नहीं होते भाई, ठीक है, जिंदगी तुम्हारी कैडबरी बना देंगे, सही लिख रखा है एक ने, ठीक है। देखो देखो, ये सारी सब कुछ जो देख रहे हो, कुछ भी खौफ मत खाना, बहुत आराम से ये सारी चीजें समझ आती हैं। ये देखो, ये मस्त मजा आएगा तुम्हें देख के, ये सब चीज जो देख रहे हो ना, मस्त मजा आने वाला है अगली क्लासेस में, ठीक। तो रहिएगा जरूर।
तो पढ़ाने में 2-3 दिन लगेंगे, मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, रटना नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये चीज देख लो, ये चीजों के बारे में ये सिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे ये नोडल प्लेन्स वगैरह होते हैं, एंगुलर प्लेन्स, नोडल प्लेन्स, ये होते क्या हैं, ये होते क्या है। रटना नहीं है, रटना नहीं है, देख लो, कुछ देख लो। ओके, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फैजल सर बस यही कहने आए थे कि उनके लिए हम वो बना देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, तो अभी निकल के बनाते हैं केमिस्ट्री का एक, या उसी में कुछ कर देंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इंस्टाग्राम पे है भैया, अरे जो भी कुछ, जिस किसी ने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। मैं सोचता हूँ क्लास में जाऊँ उससे पहले मैं दे के जाऊँ। ओके, मजा आया क्या भाई? मजा आ गया तो जय ज्वाला लिख करके बताएंगे भाई। अब अपना आज के बाद से जय ज्वाला बन गया है, ठीक। जो भी बताना है, अगर आपको अच्छा बताना है कि तब जय ज्वाला लिखेंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जिंदगी में मचाते रहिए। ओके, बाय बाय, जय ज्वाला की। निकलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कोई डरेगा नहीं यार, कुछ भी नहीं डरने की चीज है, डरना नहीं है अपने को। हाँ, ओपी ओपी, नाम ही ओपी है मेरा भाई, पता भी नहीं चलता तुम क्या कह रहे हो। ओके, बाय बाय। हाँ, जय ज्वाला की। मेरा तो रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, दोबारा भेज दे भाई, इंस्टाग्राम पे दोबारा भेज दे, ompande.ak पे। ओके, अगर मेरे से रिलेटेड होगा तभी भेजना। ओके, बाय बाय। इनऑर्गेनिक के लिए कोई बुक मत लो।